गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, लेसन नंबर 1, ठोस अवस्था। आज अपन बात करेंगे ठोस अवस्था के बारे में। सॉलिड स्टेट के बारे में, ठीक है। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के बारे में अपन आज अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए आपको बता दूं कि आपके जो लेसन नंबर 1 ठोस अवस्था है वो है जिसका अंक भार है 3 नंबर। ये 3 नंबर का लेसन है। इसके अंदर क्वेश्चन 3 नंबर के आते हैं। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था के बारे में अपन नॉर्मली कुछ पॉइंट्स जानते हैं, ठीक है। कि ठोस का आकार और आयतन, आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है। उनके अवयवी कण बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण उनके अंदर रिक्त स्थान का अभाव होता है। यह रिक्त स्थान बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यह कठोर होते हैं। इनमें संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता है। गतिशीलता का गुण भी इनमें अनुपस्थित होता है। यह बात करें ठोस अवस्था में, तो ठोस के कण अपने इर्द गिर्द केवल कंपन कर सकते हैं, ठीक है। गतिशीलता का गुण नहीं पाया जाता है। घनत्व, घनत्व ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था की बात करें तो ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है। अपवाद के रूप में याद रखोगे कि बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, यानी H2O सॉलिड स्टेट में और H2O लिक्विड स्टेट की बात करें तो ठोस अवस्था के अंदर इसका घनत्व कम और द्रव अवस्था में इसका घनत्व अधिक होता है। ठोस अवस्था में इसका घनत्व कम होने का कारण है इनमें चतुष्फलकीय रिक्तिका पाई जाती है। बर्फ के अंदर चतुष्फलकीय रिक्तिका के कारण घनत्व कमी आ जाती है, लेकिन सामान्य रूप से ठोस का घनत्व द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। ये अपन ठोस अवस्था के कुछ पॉइंट्स अपन जानते हैं। फिर अपन इसके अंदर ठोस अवस्था के अंदर जो मुख्य पॉइंट्स पढ़ेंगे अपन, तो वो पहला पॉइंट्स आ रहा है ठोसों का वर्गीकरण। पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा अपने जो ठोस है उन ठोसों का वर्गीकरण। अपन क्या करेंगे, सबसे पहला काम है ठोसों का अपन क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो इसका ठोसों का वर्गीकरण की बात करें तो ठोसों का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो इसका आधार जो है, वर्गीकरण का जो आधार है वो है कणों की व्यवस्था। कणों की व्यवस्था के आधार पर जो ठोस हैं वो हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हैं वो? 2 प्रकार के कणों की व्यवस्था के आधार पर। पहला है ए मान लेते हैं या 1 नंबर, वो है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस अपन बात कर रहे हैं। जो पहला है वो है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है वो है, अपन बी मान लेते हैं, वो है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। तो अपन बात कर रहे हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसका आधार अपन ने माना है कणों की व्यवस्था के आधार पर। कणों की व्यवस्था के आधार पर कैसे? अगर अपन बात करें अवयवी कणों की व्यवस्था, तो अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम क्या हो, निश्चित हो। कणों की व्यवस्था का क्रम क्या हो, निश्चित हो, तो उन्हें बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। यदि कणों की व्यवस्था का क्रम निश्चित नहीं हो, कणों की व्यवस्था का क्रम निश्चित नहीं हो, तो उन्हें बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस।
इसमें व्यवस्था का क्रम निश्चित चल रहा है एकांतर रूप से, इसके अंदर निश्चित नहीं है, कैसे भी व्यवस्था हो सकती है, तो अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो मेन जो आधार है कणों की व्यवस्था, तो कणों की व्यवस्था इसमें क्या होती है, निश्चित और नियमित होती है, इसमें अनिश्चित और अनियमित होती है कणों की व्यवस्था। फिर अपन इसकी बात करें ज्यामिति की, ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण क्या होते हैं, निश्चित व्यवस्थित होने के कारण उसकी ज्यामिति भी क्या होती है, निश्चित होती है। ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। जैसे अपन क्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखें तो इस पर। अब बात करें अक्रिस्टलीय ठोस में, तो अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी की कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। उसी कारण इनमें क्या होता है कि जो ज्यामिति होती है वो भी क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। तो इसमें ज्यामितीय व्यवस्था भी अनिश्चित होती है। तो अपन बात करें इसकी ज्यामिति, क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित और नियमित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है। उसके बाद में ज्यामिति हो गई, कणों की व्यवस्था का क्रम हो गया, कणों की व्यवस्था क्रम निश्चित अनिश्चित, ज्यामिति निश्चित अनिश्चित। उसके बाद में बात करें गलनांक की, उसके बाद में बात करें गलनांक की, तो इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। इनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है। इनका गलनांक निश्चित नहीं होता है, इनका गलनांक निश्चित है, इनका गलनांक निश्चित नहीं है। गलनांक निश्चित, जैसे अपन देखें कि अपन अलग अलग पदार्थ की बात करें, जैसे अपन जल की बात कर रहे हैं, तो जल का मेल्टिंग पॉइंट निश्चित है। मेल्टिंग पॉइंट जैसे 0 डिग्री या फ्रीजिंग पॉइंट निश्चित है। कई पदार्थों के ताप क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होते हैं। कईयों के क्या होते हैं, निश्चित नहीं होते, वो धीरे धीरे पिघलते हैं। जैसे बात करें प्लास्टिक की, प्लास्टिक क्या होता है, एक निश्चित ताप पर पिघलता नहीं है, वो क्या होता है, धीरे धीरे पिघलता है। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, वो क्या करते हैं, एक निश्चित ताप आएगा, उसी ताप पर डायरेक्ट ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये निश्चित और वो अनिश्चित। फिर बात करें अपन शीतलन वक्र की, किसकी बात कर रहे हैं, शीतलन वक्र। शीतलन वक्र, शीतलन वक्र क्या हो गया कि अपन ने वक्र बनाया कि किसी भी पदार्थ को ठंडा कर रहे हैं, तो ठंडा करने पर वो अपनी अवस्था को कैसे चेंज करता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों का ताप निश्चित है, इसीलिए ये एक निश्चित ताप पर क्या करेंगे, अपनी अवस्था में क्या कर लेंगे, परिवर्तन कर लेंगे। अपनी अवस्था में क्या करेंगे, एक निश्चित पॉइंट को परिवर्तन कर लेंगे। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस, जैसे अपन प्लास्टिक की बात करें, तो वो धीरे धीरे पिघलता है, तो उसका शीतलन वक्र इस प्रकार प्राप्त होता है। ये वक्र है शीतलन वक्र, वो है असतत। क्या है, असतत। जबकि इसका शीतलन वक्र है वो क्या, कंटिन्यू चल रहा है, क्या है, सतत। तो शीतलन वक्र की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र होता है वो असतत होता है, अक्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र सतत होता है। ग्राफ द्वारा अपन को पता चल। इनकी ज्यामिति, कणों की व्यवस्था निश्चित है, ठीक है। इनमें क्या है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक, वो निश्चित है। इस आधार पे अपन देखें तो ये ठोस तो क्या वास्तव में ठोस है, ये ठोस तो क्या वास्तव में ठोस है। तो इस क्रिस्टलीय ठोसों को अपन दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है वास्तविक ठोस। कौन सा है, वास्तविक ठोस। तो इन्हें अपन वास्तविक ठोस भी कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वास्तविक ठोस। इनमें अपन बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस को अपन आभासी ठोस कहते हैं। क्या बोलते हैं, आभासी ठोस, क्योंकि इसके अंदर केवल आभास होता है, आभासी ठोस कहते हैं। तो ये हो गया कौन सा, अपना वास्तविक ठोस, और उधर बात करें तो वो हो गया अपना आभासी ठोस, ठीक है। शीतलन वक्र के बाद में अपन बात करें देशिकता। तो देखो देशिकता की बात करते हैं, अपन बात कर रहे हैं देशिकता। पहले तो देशिकता होती क्या है वो देखते हैं। तो देशिकता जो वर्ड है
वो होता क्या है? देशिकता का मतलब है, देशिकता जिसे समझ में आ रहा है, दिशा, यानी कोई भी पदार्थ है अपने पास में, उस पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं का दिशाओं के साथ अध्ययन करना, अलग अलग दिशा में अध्ययन करना देशिकता कहलाता है। जैसे अपन क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो आण्विक कणों की व्यवस्था का क्रम निश्चित और नियमित होता है। निश्चित और नियमित होने के कारण जब अपन इनकी देशिकता यानी भौतिक गुणों का दिशा के साथ अध्ययन करते हैं, तो जैसे अपन बात करें इधर से इधर स्टडी कर रहे हैं एक्स एक्सिस की तरफ, तो कौन आ रहे हैं? एक धनायन, एक ऋणायन, एक धनायन, एक ऋणायन, यानी एक एकांतर क्रम में आ रहे हैं। जबकि अपन वाई एक्सिस की बात करें तो एक ही प्रकार के कण आ रहे हैं, तो दिशा में इनके भौतिक गुण अलग अलग प्राप्त होते हैं। अगर अपन बात करें किसकी? क्रिस्टलीय ठोस की, तो क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इसमें क्या होता है? आण्विक कणों की व्यवस्था का क्रम निश्चित और नियमित नहीं होता है। इसमें आण्विक कणों की व्यवस्था कैसे भी हो सकती है। तो इनका अगर अपन दिशा के साथ अध्ययन करें तो अगर इधर बात करें तो गुण, और इस दिशा में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों दिशा में क्या होंगे? इनके भौतिक गुण लगभग समान प्राप्त होंगे। इनमें दोनों गुण क्या होते हैं? समान प्राप्त होते हैं। समान प्राप्त होने के कारण इसे बोलते हैं समदेशिक। क्या बोलेंगे इसको? समदेशिक। तो इसकी देशिकता होती है वो समदेशिकता होती है, इसकी देशिकता होती है वो समदेशिकता होती है। इसकी अलग अलग दिशा में अलग अलग प्राप्त होने के कारण इसकी देशिकता होती है वो विषम देशिकता होती है। कौन सी होती है? विषम देशिकता होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक होते हैं जबकि अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं। तो देशिकता अपन पॉइंट पढ़ रहे थे, देशिकता, उसके अंदर क्रिस्टलीय ठोस विषम देशिक और अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक प्राप्त होते हैं। उसके बाद में बात करें अपन विदलन की, उसके बाद में अपन बात करें विदलन की कि इनको काटते हैं। जब विदलन की बात करें कि विदलन कैसे होगा, तो क्रिस्टलीय ठोस के विदलन और अक्रिस्टलीय ठोस के विदलन की बात करें, अर्थात अपन ने वो ठोस लिया और उसको तेज धार वाले औजार से क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो काटने पर क्रिस्टलीय ठोस की सपाट सतह प्राप्त होती है। क्या होती है? सपाट या चिकनी सतह प्राप्त होती है, यानी ये विदलन का गुण प्रदर्शित करता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को जब तेज धार वाले औजार से काटा जाता है तो खुरदरी सतह प्राप्त होती है। कैसी सतह प्राप्त होती है? खुरदरी सतह प्राप्त होती है। खुरदरी सतह प्राप्त होती है तो वह विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं करता है। क्रिस्टलीय ठोस विदलन का गुण प्रदर्शित करता है जबकि अक्रिस्टलीय ठोस विदलन का गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि उसमें तेज धार वाले औजार से काटने पर खुरदरी सतह प्राप्त होती है। या अपन कह सकते हैं ये भंगुर प्रकृति का होता है। ये क्या होता है? भंगुर प्रकृति का होता है। अपन इनके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण की जब बात करते हैं तो इसमें क्या है? ज्यादातर जो ठोस होते हैं धात्विक, आयनिक ठोस, तो ये धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस, यानी जिनके गलनांक आपको निश्चित लगे वो ज्यादातर ठोस किस में आएंगे? क्रिस्टलीय ठोसों में आएंगे। जैसे अपन बात करें NaCl नमक, H2 अगर गैस ठोस के रूप में हो तो ये, इसके बाद में कॉपर, जिंक, आयरन, ठीक है, यूरिया, तो ये क्या है? ये है क्रिस्टलीय ठोस। इसके अलावा ग्लूकोज, C6, H12, O6, ये है क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण। अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस में है अपने एक तो क्या है? अपने एक तो एक कांच, दूसरा है प्लास्टिक, दूसरा है प्लास्टिक, ठीक है, कांच, प्लास्टिक, रबर। तो कांच, प्लास्टिक और रबर किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं अक्रिस्टलीय ठोस में। अरे देखो कांच की बात,
तो आपको एक चीज बताता हूँ, कांच, अपन पुरानी हवेलियों को देखें तो पुरानी हवेलियों को देखने में पता चलता है कि जो कांच का किनारा होता है, जैसे अपन बात करें ये कांच है, तो इस कांच का जो ये किनारा होता है उसकी बात करें तो अपन कांच के किनारे की बात करते हैं तो किनारा क्या होता है, सामान्य रूप से इस प्रकार का होता है। जो भी कांच है उसका जो किनारा है उसकी मोटाई क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन पुरानी इमारतों से पता चलता है कि कांच ऊपर से पतले हो जाते हैं और नीचे से हल्के मोटे हो जाते हैं। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है, कांच एक ठोस होता है जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। किसका? बहने का गुण पाया जाता है कि इसमें बहाव पाया जाता है, बहने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण कांच के जो कण होते हैं, अभी भी कण कुछ कई सालों बाद में ये है नीचे की तरफ आ जाते हैं। इसके कारण पुरानी इमारतों के कांच नीचे से मोटे व ऊपर से पतले हो जाते हैं। तो इसी कारण इनको अपन जो क्या है, एक्रिस्टलीय ठोस है, इसलिए इनको अपन अतिशीतित द्रव कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। तो अपन एक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस भी कहते हैं, एक्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं, आभासी ठोस भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। तो एक्रिस्टलीय ठोस, आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहलाते हैं। एक्रिस्टलीय ठोसों को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? क्योंकि उनमें द्रव के समान मंद प्रवाह का, किस प्रकार का, मंद प्रवाह का गुण पाया जाता है। मंद प्रवाह के गुण पाया जाने के कारण इनको अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। इसी कारण पुरानी इमारतों में लगे कांच ऊपर से पतले व नीचे से मोटे दिखाई देते हैं। तो ये थी कणों की व्यवस्था के आधार पर अपने ठोस का वर्गीकरण। कौन कौन से? क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में अपन ने देखा। ठीक है, इनको वास्तविक ठोस कहते हैं, उनको आभासी या अतिशीतित द्रव कहते हैं। अब आगे बात करें वर्गीकरण की, तो आगे वर्गीकरण की बात करते हैं तो वो है कि क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार मान लो, चाहे ठोसों का वर्गीकरण है वो है अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस का ही वर्गीकरण है मुख्य रूप से वो, तो वो देखते हैं अपन कितने प्रकार का। तो अंतर आणविक आकर्षण बल के आधार पर यह ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वो होता है आणविक ठोस, वो होता है आणविक ठोस। दूसरे की बात करें बी, तो आणविक ठोस, उसके बाद में है आयनिक ठोस। कौन सा? आयनिक ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस। फिर है सी, धात्विक ठोस। कौन सा? धात्विक ठोस। और लास्ट डी नंबर है वो है सहसंयोजक, सहसंयोजक ठोस। यह 4 प्रकार के होते हैं अंतराण्विक आकर्षण बलों के आधार। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के हो गए। यह अंतराण्विक आकर्षण बल के आधार पर ठोस 4 प्रकार के। आणविक ठोस, जैसे कि आपको नाम से देखो विदित होता है, आणविक ठोस, आणविक ठोसों का निर्माण अणुओं द्वारा होता है, अणुओं द्वारा। अणु H2, I2, H2O, NH3, HCl, ये आणविक ठोस अणु है, अणु द्वारा निर्माण हो रहा है, तो आणविक ठोस। आयनिक ठोस, जिनका निर्माण आयनों द्वारा होता है, जैसे अपन बात करें NaCl, NaCl, CHCl, ये क्या है? आयनिक ठोस है। तो आयनों द्वारा जिनका निर्माण होता है वो आयनिक ठोस। धात्विक ठोस, नाम से धात्विक, जिनका निर्माण धातुओं द्वारा होता है, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन आदि, निकल, तो जिनका निर्माण धातुओं द्वारा होता है वो धात्विक ठोस। सहसंयोजक ठोस, यानी
इन ठोसों के अंदर परमाणुओं के मध्य सहज संयोजक बंध पाया जाएगा। इनमें क्या पाया जाएगा? सहज संयोजक बंध पाया जाएगा। तो सहज संयोजक बंध पाया जाता है, जैसे अपन बात करें हीरा, ग्रेफाइट, ये आते हैं सहज संयोजक ठोस में। ठीक है, तो इसके अंदर आ गए अपने पास हीरा, ग्रेफाइट आदि। ये अपन ने नॉर्मली इनकी परिभाषा को देख लिया। आणविक ठोस, अणु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अणु क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अणु होते हैं? वो अपने पास में 3 प्रकार के हैं। पहला है अध्रुवीय अणु। कौन सा? पहला है वो है अध्रुवीय अणु, यानी अध्रुवीय आणविक ठोस। दूसरा होगा वो होगा ध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। जो तीसरा है वो है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय, ध्रुवीय और हाइड्रोजन बंधित। अध्रुवीय वे अणु जो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, यानी वे आणविक ठोस जिनका निर्माण अध्रुवीय अणुओं द्वारा होता है, जैसे H2, I2, ठीक है, CH4। इन अणुओं के मध्य प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल या लंदन बल पाया जाता है। ध्रुवीय आणविक ठोस जिसमें क्या पाए जाए? द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाए। जिसमें क्या पाया जाए? द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाए, उन्हें कहते हैं अपन ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस HCl, CH, Cl3 ये एग्जाम्पल होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस के। इनके अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। तीसरी बात करें हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस की, तो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस नाम से विदित होता है कि जिनके अंदर क्या पाया जाए? हाइड्रोजन बंध पाया जाए, अर्थात जिन अणुओं के अंदर हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो कहलाते हैं हाइड्रोजन बंधित। जैसे अपन बात करें जल की, तो जल के अणुओं के मध्य, 2 अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जैसे बात करें NH3 की, जैसे बात करें HF की, तो ये क्या है? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस है। जिन अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस कहलाता है। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस के मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। धात्विक ठोस में धात्विक बंध पाया जाता है। इसी प्रकार सहसंयोजक ठोस में नाम से विदित है सहसंयोजक बंध पाया जाता है। मेनली सभी के बारे में नॉर्मल पढ़ चुके। अब बात करते हैं गलनांक और क्वथनांक की। अब बात करें अपन किसकी? गलनांक और क्वथनांक की। तो अपन इधर से उधर जाएंगे तो धीरे धीरे गलनांक का मान बढ़ेगा। अध्रुवीय आणविक ठोसों का गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। ध्रुवीय जो आणविक ठोस है उनका गलनांक कम होता है, लेकिन इनसे अधिक होता है। हाइड्रोजन बंधित का जो गलनांक और क्वथनांक का मान होता है वो ध्रुवीय से अधिक होता है, लेकिन कम होता है। हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस का गलनांक कम होता है, लेकिन ध्रुवीय से अधिक होता है। आयनिक ठोसों, आयनिक ठोस की बात करें तो आयनिक ठोसों का गलनांक और क्वथनांक आणविक ठोसों से अधिक होता है। तो आयनिक का आणविक ठोस से गलनांक अधिक होता है। धात्विक ठोस का गलनांक आयनिक ठोस की तुलना में अधिक होता है तथा सहसंयोजक ठोस का गलनांक और क्वथनांक सर्वाधिक होता है। तो अपन बात कर रहे थे किसकी? गलनांक और क्वथनांक की। तो गलनांक का मान इधर से उधर बढ़ेगा, तो सहसंयोजक ठोसों का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अपन सहसंयोजक ठोस में कह सकते हैं कि जब इनको गर्म किया जाता है तो ये अपने गलनांक बिंदु तक पहुंचने से पहले क्या होते हैं? टूट जाते हैं, विखंडित हो जाते हैं, ठीक है। तो गलनांक और क्वथनांक का मान बढ़ता हुआ।
फिर अपन नरम और मुलायम की बात करें तो अध्रुवीय आणविक ठोस नरम और मुलायम होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस भी नरम और मुलायम होते हैं, और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस भी नरम और मुलायम होते हैं। आयनिक ठोस की बात करें तो ये नरम और मुलायम होते हैं, लेकिन आणविक ठोस से कम नरम और मुलायम होते हैं। इनसे क्या होते हैं, ये कम नरम और मुलायम होते हैं। धात्विक ठोस कठोर होते हैं, सहसंयोजक ठोस अत्यधिक कठोर होते हैं। हीरे का नाम देखते हैं, अत्यधिक कठोर। धात्विक कठोर होती है, ठीक है। ये नमक है, नमक हल्का कठोर ही होता है, तो ये भी कठोरता में आता है, लेकिन सबसे अधिक कठोर कौन है, ठोस, जो सहसंयोजक ठोस है, ठीक है। उसके बाद में बात करें चालकता की, किसकी बात करें, चालक की। तो चालक के गुण की बात करें तो इसको खास ध्यान रूप से पढ़ना। चालक की बात करें तो आणविक ठोस होते हैं वो चालक नहीं होते। आणविक कोई सा भी हो, क्या होगा, चालकता का गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। जल भी डिस्टिल वाटर होता है वो कुचालक होता है, ठीक है। इसमें आयंस मिलाने पे ये चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। आयनिक ठोस की बात करें तो आयनिक ठोस, जैसे अपन NaCl की बात कर रहे हैं, तो आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में तो कुचालक होते हैं, जबकि गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में ये क्या होते हैं, चालक होते हैं। क्या होते हैं, चालक होते हैं। आयनिक ठोसों का खास ध्यान रखोगे, ये ठोस अवस्था में कुचालक, जबकि गलित और द्रवित अवस्था में यह विद्युत के चालक होते। क्यों होते हैं, देखो, जब इनको जल में मिलाया जाता है तो NaCl होता है वो Na+ और Cl- में टूट जाता है। ये क्या करता है, आयनों में विभक्त हो जाता है और आयन मुक्त संचरण या मुक्त गति करते रहते हैं, जिसके कारण इनमें चालकता का गुण आ जाता है। तो आयनिक ठोस की बात हो गई। आणविक होते हैं वो चालक नहीं होते हैं, आयनिक हो गए। धातुएं चालक होती है। धातुएं ठोस हो, चाहे द्रव अवस्था में हो, कैसे भी हो, गलित अवस्था में हो, ये हमेशा चालकता का गुण प्रदर्शित करेगी। धातुओं में जो चालकता होती है वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉनों के कारण। वो किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के कारण। और आयनों में आयन के कारण, आयनिक ठोस में आयनों के कारण, ये भी ध्यान रखना है। तो धात्विक ठोस होते हैं वो हमेशा चालक होते हैं। सहसंयोजक ठोस ये कुचालक होते हैं। अपवाद है ग्रेफाइट चालक भी होता है और मुलायम भी होता है, उसका रीजन भी आपको मैं बताऊंगा। तो ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या होता है, चालक और मुलायम होता है। तो अपन पहले चालक की बात करें तो चालक की बात करें तो कार्बन के पास बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट के अंदर यह संकरण होता है, वो होता है sp2 संकरण। sp2 संकरण होता है, अर्थात बाह्यतम कोश के अंदर जो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे वो उत्तेजित अवस्था में आकर 1 इलेक्ट्रॉन यहां चला जाता है, 3 अन्य कार्बन से ये बंध बना लेता है। बचा हुआ जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, sp2 संकरण होने के कारण p कक्षक में जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो चालकता का गुण प्रदर्शित करवाता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो चालकता का गुण प्रदर्शित करता है। नरम क्यों होता है ये, क्योंकि इसकी क्या होती है, परतीय संरचना होती है। कैसी होती है इसकी संरचना, परतीय संरचना। परतीय संरचना होने के कारण ये क्या करता है, नरम और मुलायम होता है। क्या होता है, नरम और मुलायम होता है। तो अपन बात करें परतीय संरचना की तो इसमें क्या होती है, परतें पाई जाती है और एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन इनके पास में पाया जाता है, सब कार्बन के पास में, जो चालकता को प्रदर्शित करता है। और परतें होने के कारण ये नरम और मुलायम होता है, इसलिए इसको शुष्क स्नेहक के रूप में भी काम में लेते हैं, घर्षण कम करने के काम में भी आता है। तो ये बात होगी अपनी चालकता। आणविक ठोस कुचालक, आयनिक ठोस अवस्था में कुचालक, गलित और द्रवित अवस्था में चालक। धात्विक ठोस हमेशा चालक होंगे और सहसंयोजक ठोस होते हैं वो कुचालक होते हैं, अपवाद ग्रेफाइट, ठीक है। चालकता के बाद में अपन बात करते हैं भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था प्रकृति में ये है सामान्य ताप और दाब पर, यानी कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था करते हैं, अध्रुवीय H2 I2 CH4 यानी हाइड्रोजन मीथेन, ये क्या होते हैं, ये होते हैं वो क्या होते हैं, अपनी गैसीय अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है।
तो यह मुख्य रूप से गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं अपन किसकी, ध्रुवीय की। तो ध्रुवीय की बात करें तो SO2 गैस है और HCl द्रव है। तो यह गैस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बंधित की बात करें तो ये जल रहा, ये अमोनिया रहा, ये HF रहा। तो हाइड्रोजन बंधित जो है वो मुख्य रूप से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। आयनिक ठोस की बात करें, नमक आपको पता है कि कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था। धात्विक की बात करें तो धात्विक की कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में। कमरे के ताप पर अपन बात कर रहे हैं तो ये ठोस अवस्था में है। मरकरी इसका अपवाद है, मरकरी इसका अपवाद है जो कमरे के ताप पर कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। सहसंयोजक ठोस ये सारे क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो आयनिक, धात्विक और सहसंयोजक ये तीनों ही ठोस अवस्था में है, केवल मरकरी अपवाद हो गया, इसके अंदर गैस और द्रव अवस्था पाई जाती है। तो ये अपन बात कर रहे थे वर्गीकरण की, जो अपने वर्गीकरण किया है। अब देखो सहसंयोजक ठोस के अंदर चलते हैं। सहसंयोजक ठोस के अंदर क्या है कि सहसंयोजक ठोस के अंदर अवयवी कण क्या होते हैं, सहसंयोजक बंधों द्वारा बंधे रहते हैं। सहसंयोजक बंधों द्वारा बंध कर एक जाल नुमा संरचना बनाते हैं। कैसी संरचना बनाते हैं, जाल नुमा संरचना बनाते हैं। जाल नुमा संरचना होने के कारण इन्हें नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम हो गया नेटवर्क ठोस, इसका दूसरा नाम हो गया नेटवर्क ठोस। क्यों, क्योंकि सहसंयोजक ठोस होते हैं उनमें परमाणु आपस में सहसंयोजक बंधों द्वारा मिलकर एक विशाल जाल नुमा संरचना बनाते हैं, जिसके कारण इन्हें नेटवर्क ठोस कहते हैं। जाल को क्या बोलते हैं, नेट बोलते हैं। तो क्या हो गया, जाल नुमा संरचना यानी नेटवर्क ठोस हो जाता है, उसका नाम अपनी क्या हो गया, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। ठीक है, तो अपन हीरे और ग्रेफाइट के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये अपना हो गया वर्गीकरण, ये अपना हो गया वर्गीकरण का।